बीटेक में एडमिशन लेते हुए ब्रांच सेलेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कॉलेज? डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स जैसी जो स्पेशलाइजेशन है, आखिर इनमें क्या फर्क है? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार बीटेक फंडास बाय सनस्टोन पे फिर से हम लेके आ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, हम कहते हैं #बीटेक क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज का जो एपिसोड है वो इस Q&A सीरीज का 4th एपिसोड होने वाला है। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी जैसे कि डिलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी के साथ काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को बहुत अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग Q&A को। तो आज के सबसे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में क्या फर्क है और उनमें से कौन सा बेटर है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स दोनों ही बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी की इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है। इनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी है और कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी है। तो आइए इन्हें समझ लेते हैं। डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स दोनों ही डेटा पे काम करती हैं, लेकिन डेटा साइंस का जो फोकस रहता है वो रहता है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग पे, यानी कि इस टाइप के एल्गोरिथम्स को क्रिएट करना ताकि फ्यूचर में बिजनेस के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे डिसीजंस ले पाएं। लेकिन अगर हम डेटा एनालिटिक्स की अगर बात करें तो ये वर्क करता है पास्ट के डेटा पे, यानी कि हिस्ट्री ऑफ डेटा पे, उसके बेसिस पे ऐसे डिसीजन लेना ताकि प्रेजेंट में बिजनेस अच्छा हो, प्रेजेंट में ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर पाए। स्किल्स की अगर हम बात करें तो डेटा साइंस में स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स हो गए, मशीन लर्निंग हो गई, स्टैटिस्टिकल स्किल्स हो गए, ये आना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन, ये आपके डेटा साइंस में बहुत ज्यादा काम में आएंगी। डेटा एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए डेटा विजुअलाइजेशन में, एक्सेल में, बेसिक स्टैटिस्टिक्स में। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टूल्स और लैंग्वेजेस आपके काम में आते हैं वो आते हैं जैसे कि टेबली होगी, पावर बीआई हो गए, SQL लैंग्वेज हो गए, तो इनको आपको सीखना चाहिए अच्छे से अगर आप डेटा एनालिटिक्स साइड जाना चाहते हैं। एक और बहुत ही मेजर डिफरेंस यहाँ पे है डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में इन टर्म्स ऑफ डेटा। डेटा साइंस में जब हम काम करते हैं तो लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स होते हैं, लेकिन जब हम डेटा एनालिटिक्स में काम करते हैं तो कंपैरेटिवली स्मॉलर और मैनेजेबल डेटा सेट्स होते हैं। अब स्कोप की अगर हम बात करें तो दोनों में ही काफी ज्यादा स्कोप है, लेकिन डेटा साइंस ब्रॉडर फील्ड होने की वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है और ज्यादा पैकेज भी लग सकता है एज कंपेयर टू डेटा एनालिटिक्स। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, टोटली डिपेंड करेगा आपके स्किल सेट पे। तो डेटा साइंटिस्ट के एंट्री लेवल जॉब पैकेजेस की अगर हम बात करें तो ये 4 से 8 लाख रुपए के करीब हो सकता है, जबकि मिड लेवल पैकेज यानी कि 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस पे ये 8 से 15 लाख रुपए तक जा सकता है, जबकि सीनियर लेवल पे ये 15 से 30 लाख रुपए तक हो सकता है। जबकि डेटा एनालिटिक्स साइड अगर आप जाते हैं, डेटा एनालिस्ट अगर आप बनते हैं तो एंट्री लेवल पैकेज यहाँ पे 3 से 6 लाख रुपए के करीब रहता है, मिड लेवल पैकेज यहाँ पे 6 से 12 लाख रुपए के करीब, और हाईएस्ट लेवल पैकेजेस यहाँ पे 12 से 20 लाख रुपए तक जा सकते हैं। सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है मानसी ने, ये जानना चाहते हैं कि सर बीटेक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है या फिर कॉलेज? तो मानसी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉलेज और ब्रांच वैसे तो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्रायोरिटाइज करने की बात आती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रोग्राम सिलेक्शन मैं ऊपर रखूंगा, यानी कि जो ब्रांच को सिलेक्ट करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से एज कंपेयर टू द कॉलेज, यानी कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसे भी आइए समझ लेते हैं। तो अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो आपकी स्पेशलाइजेशन आपकी ब्रांच के साथ अलाइन नहीं होता है तो आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाओगे, फिर चाहे वो आपकी पढ़ाई की बात हो या फिर आगे आने वाले करियर की। लेकिन अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग है तो आप उसमें अच्छे से पढ़ भी पाओगे, बेसिक से लेकर एडवांस कंसेप्ट सीख पाओगे, उस सब्जेक्ट में बोरियत नहीं आपको महसूस होगी और आप आगे अपना करियर भी अच्छे से बना पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आपको कोडिंग साइड नहीं जाना है, और इसके बावजूद आपको कंप्यूटर साइंस जैसी सीट मिल जाती है जिसमें हाईएस्ट कट ऑफ जाता है, लेकिन फ्यूचर में आप उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आप कोडिंग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि इतनी पॉपुलर ब्रांच नहीं है और आपका इस साइड इंटरेस्ट है और आप इसमें जाते हो और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे एक्सेल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज सीखने में मजा आएगा क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है। तो इस हिसाब से ब्रांच मेरे लिए ज्यादा प्रेफरेंस रखती है एज कंपेयर टू कॉलेज। अब आखिर में कॉलेज की अगर हम बात करें तो कॉलेज की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। कॉलेज जो आपको एडवांटेज देता है वो ये देता है कि अगर अच्छा कॉलेज है तो वहां पे फैकल्टी अच्छी होगी, टीचर्स अच्छी होगी, अच्छे से आपको चीजें पढ़ाई जाएगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी होंगी, और हाँ एक और बात की कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती हैं वो ऑप्शंस वहां पे आपको ज्यादा मिलेंगे अगर आपका कॉलेज अच्छा होगा। तो अगर आपको कॉलेज भी अच्छा मिल रहा है और अपने इंटरेस्ट की ब्रांच मिल रही है तो उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर कॉलेज इतना अच्छा नहीं है और ब्रांच आपके पसंद की है तो मैं जरूर कहूंगा कि आप उस केस में ब्रांच को प्रेफरेंस दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियांश ने, ये जानना चाहते हैं कि ये फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो इसके लिए इनको किन सब्जेक्ट्स और किन स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। तो प्रियांश, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो वेबसाइट डेवलपमेंट है इसमें बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए या फिर अदर ब्रांच के इंजीनियर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको सिखाया जाता है कैसे किसी वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है, कैसे उसे मेंटेन किया जाता है कोडिंग की हेल्प से। और यहाँ पे दो टाइप के वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं, एक होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स और दूसरे होते हैं बैक एंड डेवलपर्स। अब जैसा कि आपने बात की है फ्रंट एंड डेवलपर्स की, तो आइए इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर में आता है यूजर इंटरफेस की, कैसे उसे बनाया जाता है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए जब भी आप कोई वेबसाइट देखते होंगे तो उसका जो होम पेज है वो कैसा दिख रहा है, उसके जो बटन्स हैं, उसके जो स्क्रोलिंग फीचर्स है, उसके जो मेन्यू बार्स हैं, वो सब कैसे दिख रहे हैं, तो ये सभी काम होता है एक फ्रंट एंड डेवलपर का। तो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए जो बेसिक लैंग्वेजेस है जो आपको आनी चाहिए वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये जरूर आपके बीटेक के पढ़ाई के दौरान पिक्चर में आएंगी, तो इन सब्जेक्ट्स को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, इन्हें अच्छे से समझना है, इनके जो भी बेसिक्स हैं उनको अच्छे से क्लियर कर लेना है। थ्योरेटिकल के साथ साथ जो भी आपकी प्रैक्टिकल लैब्स होंगी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम में आएंगी। इसके अलावा एडवांस कंसेप्ट्स में आपको जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज हैं जैसे कि रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, jQuery होगी, इन सभी टेक्नोलॉजीज को भी अच्छे से सीखना है। अगर आप इन्हें अपने लेवल पे सीखना शुरू कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एडिटर्स हो गए जैसे कि विजुअल कोड स्टूडियो, सबलाइम टेक्स्ट, इसके अलावा एटम, इनको चलाना आपको आना चाहिए। तो इन सभी स्किल सेट को अगर आप अच्छे से डेवलप करते हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अच्छा करियर बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विशाल ने, ये कहते हैं कि सर मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूं, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर रहने वाला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का, क्या इनकी डिमांड भी आगे फ्यूचर में होगी। तो विशाल, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसा कि वन ऑफ द कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में से एक है, और जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि ये डील करती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, जैसे कि पावर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गया, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो गया, इसके अलावा वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। ये सभी चीजें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अम्ब्रेला के अंडर आती हैं, यानी कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काम में आती है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्कोप की अगर हम बात करें तो इसमें डेफिनेटली अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियर बन सकते हैं, पावर सिस्टम इंजीनियर्स, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मिल सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा टॉप इंडस्ट्रीज जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की काफी ज्यादा डिमांड है आज की डेट में और फ्यूचर में भी रहेंगी, उन्हें आप नोट कर सकते हैं। ये पावर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, इसके अलावा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होगी, एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री होगी, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशंस में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का बहुत ज्यादा रोल रहेगा। टॉप हायरिंग कंपनीज की अगर हम बात करें जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स रिक्रूट किए जाते हैं, हायर किए जाते हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल हो गया, साइमंस इंडिया हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, टाटा पावर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सभी जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हायर किए जाते हैं। अब पैकेजेस की बात करें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कितना कमाते हैं, तो एंट्री लेवल पैकेज इनका होता है 3 से 5 लाख रुपए के करीब। मिड लेवल यानी कि अगर आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ये 5 से 10 लाख रुपए तक जा सकता है, जबकि हाईएस्ट पैकेजेस इनके 10 लाख प्लस रह सकते हैं। तो जरूर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और अच्छे सैलरी पैकेजेस आप बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आयुष राज ने, ये जानना चाहते हैं सर बीटेक CSC ब्लॉकचेन क्या है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इमर्जिंग और डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानना चाहते हैं और जानना इसलिए भी चाहते हैं कि वो इस चीज़ को ऑप्ट करें एज ए ब्रांच, एज ए स्पेशलाइजेशन या फिर नहीं। तो इसके बारे में आइए डिटेल में समझते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि करेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसफर किया जाता है विदाउट किसी मिडलमैन के, यानी कि बीच में कोई भी चीज़ नहीं होगी आपके स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन के बीच में। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसे कि सिक्योर है तो बहुत ही ज्यादा रिलायबल भी। एग्जांपल के लिए अगर आप अपने किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो विदाउट वो किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से इसे आप बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए आज की डेट में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने जो ट्रांजैक्शन है उन्हें बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं, बहुत ज्यादा सिक्योर बना रहे हैं और ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर रहे हैं। तो इसलिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ब्लॉकचेन की मदद से अपने ट्रांजैक्शंस
ऑपरेशंस को इंप्रूव कर रहे हैं, उनमें सुधार ला रहे हैं और अपने ऑपरेशन कॉस्ट को कम कर रहे हैं। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसे डेवलप करना, इसे डिजाइन करना, ये करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर्स। तो जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स ब्लॉकचेन डेवलपर्स बनना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट स्किल्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो उन्हें फोकस करने होंगे, जिन्हें उन्हें अच्छे से पढ़ना होगा, तभी वो ब्लॉकचेन डेवलपर्स बन सकते हैं। तो वो आप नोट कर सकते हैं। इसमें C++ लैंग्वेज होगी, जावा लैंग्वेज होगी, पाइथन होगी, इसकी अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपको आने चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, कंसेंसस एल्गोरिथम, इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे ब्लॉकचेन कंसेप्ट्स की अच्छी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। इथेरियम, हाइपरलेजर और दूसरे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स, इनकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो ब्लॉकचेन डोमेन में जिन इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। ये जैसे कि ब्लॉकचेन डेवलपर, ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हो गया, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ब्लॉकचेन UI UX डिजाइनर, इसके अलावा ब्लॉकचेन क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर जो आपका एंट्री लेवल पैकेज है वो 5 से 8 लाख रुपए के करीब है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 20 लाख प्लस जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप में से कुछ स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज का ये Q&A पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे एक और ऐसा ही Q&A, एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।